मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे साथी शर्जील इमाम हैं और हमारे साथी उमर खालिद हैं, वो जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। मैं भी उसी जेएनयू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और हमें इस बात को बार बार कहने की ज़रूरत है कि ऐसे दौर में आज हम सभी यहाँ पे जिंदा हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस तरह से इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। जब हम इन केसेस की बात करते हैं तो हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पे किस तरह से खुलेआम इस तरह का इंजस्टिस हो रहा है और उस पर कोई भी नेशनल लेवल पे मोबिलाइजेशन हम नहीं देख पा रहे हैं। इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से कम्युनलिज्म आज इस देश में जो बढ़ा है, इसकी जड़ें कहाँ से आती हैं। उस कम्युनलिज्म को हम 2014 से, जैसे एक और स्पीकर ने यहाँ पे मेंशन किया था कि वो 2014 में नहीं आया है, वो कम्युनलिज्म 1947 में भी नहीं आया है। वो कम्युनलिज्म का हिस्ट्री आप जितना पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो बहुत सालों से इस देश में मौजूद है और हमने देखा कि किस तरह से पार्टीशन के टाइम पे वायलेंस हुए, किस तरह से उस वक्त भी दंगे हुए और मुसलमानों को किस तरह से मारा गया। हमने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया, उस वक्त भी दंगे हुए, उस तरह भी किस तरह से मुसलमानों को मारा गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे गौरक्षा के नाम पे मुसलमानों को किस तरह से मारा जा रहा है, लगातार देश भर से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती हैं और इन घटनाओं को किस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। आज हम अखबारों में इन घटनाओं को पढ़ के हम शॉक भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की स्थिति बन चुकी है। किस तरह से मुसलमानों के घरों को डिमोलिश करने की घटनाएं लगातार देश भर से आती हैं। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, हमें सवाल उठाने की जरूरत है कि नफरत की राजनीति को चलाने वाले इस देश में आखिर कौन लोग हैं। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ये वही संघ की मेंटालिटी है जिसने लगातार मुसलमानों को विलेनाइज किया है और उन्होंने किस तरीके से बार बार इस देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आपको इस देश में आपको कहीं बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है आप उसी को एक विलन की तरह देखिए, उसी कम्युनिटी को आप एक दुश्मन की तरह देखिए। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस तरह की सोच को चैलेंज करें और इस तरह की सोच का डटकर मुकाबला करें। मैं एक और बात पे यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि साथी उमर, साथी शर्जील स्टूडेंट थे, जेएनयू के स्टूडेंट थे और जेएनयू का भी आप इतिहास देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार उसे एक एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सालों से, बहुत दशकों से इस पूरे डिस्कोर्स का मुकाबला कर रहे हैं कि आप जब भी सरकार से सवाल करेंगे तो आप पे सेडिशियस होने का आरोप लगा दिया जाएगा। साथियों, हमें सेडिशन को समझने की ज़रूरत है। मैं हिस्ट्री में रिसर्च कर रही हूँ और मैं इस बात पे वापस से जोर देकर बोलना चाहती हूँ कि हमारा देश हमेशा से एक आज़ाद देश नहीं था। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में किस तरीके से कॉलोनियलिज्म को चैलेंज करने के लिए जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, उन्होंने डिसेंट किया, उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। साथियों, 1922 में उन पे सेडिशन का जब केस हुआ तो उन्होंने कोर्ट में जाकर उस केस में आर्ग्यू करने से भी मना कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने सेडिशन किया और आप किसी पर भी दबाव बनाकर ये नहीं कह सकते कि आप सरकार के तमाम फैसलों का साथ दें और सरकार के साथ खड़े हो। 1897 में बाल गंगाधर तिलक पे भी सेडिशन का चार्ज लगा और ये चार्जेस क्यों लगाए गए? क्योंकि वो आर्टिकल लिख के सरकार को क्रिटिक कर रहे थे। तो हमारा इतिहास रहा है और हमने देखा है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, चाहे भगत सिंह की बात कर लीजिए, उनको भी उस समय की सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर दिया था। तो इन तमाम लोगों की बात हम सिर्फ उन मुद्दों के लिए नहीं कर सकते कि ये हमारे देशभक्त लोग हैं। आज भी हम देखें कि इस तरह के लोग जो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? हमें इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है कि ये सरकार जो बैठी हुई है, जो तमाम सवाल करने वाले लोगों को एक टैग दे देना चाहती है कि आप सेडिशियस हैं, आप देश विरोधी हैं, तो सरकार से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आपकी देश प्रेमी होने का डेफिनेशन क्या है। ये वही सरकार है जिसको हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे शिक्षा का भगवीकरण करने की कोशिश की जा रही हो, चाहे इस देश में जंगल, ज़मीन और यहाँ तक कि हवा को बेचने की कोशिश की जा रही हो, तब हम देखते हैं कि किस तरह से अडानी और अंबानी जैसे लोगों को ये पूरा देश बेचने पे आ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो इस देश के कंसाइंस को बचाने वाले लोग हैं, जिस बात पे जोर देने वाले लोग हैं कि आप मार्जिनलाइज तबकों को, माइनॉरिटीज़ को, महिलाओं को, चाहे दलित हो चाहे छात्र हो, आप इन सब की आवाज़ों को दबा नहीं सकते, तो उनको ये जेलों के पीछे डाल देते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों पे बात करें। साथ ही शर्जील के केस में मैं एक और बात पे यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, वो ये है
कि जब पुलिस यहाँ पे चार्जशीट दाखिल करती है तो उस पुलिस की चार्जशीट को जब मैंने देखा तो एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत फनी चीज़ है कि उन्होंने ये मेंशन किया कि साथी शर्जील अपनी रिसर्च के दौरान रेडिकलाइज हो गए। उन्होंने जब कम्युनलिज्म पे, पार्टीशन पे जब वो काम कर रहे थे तो जो किताबें उन्होंने पढ़ी, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर जैसे कि पॉल ब्रास जैसे लोग थे, जब वो इनके वर्क पढ़ रहे थे, उन वर्क को पढ़ते हुए वो रेडिकलाइज हो गए। तो अब देखिए कि किस तरह का डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ना भी छोड़ दें। आप कम्युनलिज्म जैसे मुद्दों पे, आप इस्लामोफोबिया जैसे गंभीर मसलों पे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप उन्हें समझेंगे कैसे? तो ये सरकार इस बात पे भी रोक लगा देना चाहती है कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस मुद्दों पे रिसर्च करेंगे, किन इश्यूज पे सवाल उठाएंगे और किन चीज़ों पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि साथी शर्जील और साथी उमर और तमाम हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को केस को हम इस बात की तरह देखना चाहिए कि ये सिर्फ इनकी आज़ादी को लिमिट करने की कोशिश नहीं है, ये हम सबकी आज़ादी को लिमिट करने की कोशिश है। सरकार इनके पनिशमेंट को, हम देख रहे हैं कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, इनका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है और इनके केस के तहत वो ये बता देना चाहते हैं कि तमाम सवाल करने वाले लोग डर जाएं। आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में, आप देखिए, मैं भी उस कम्युनिटी से आती हूँ और मुझे पता है कि जब हमारे परिवारों में हम किसी भी पॉलिटिकल मंच पे जाके बोलते हैं तो हमें घरों से बोला जाता है कि आप मत जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो तमाम लोगों के घर वाले किस तरह से कंसर्न हैं। तो इस सरकार की जो कोशिश है कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे बाकी मार्जिनलाइज वर्ग हो, उन तमाम लोगों को डरा दिया जाए और इनको एज एन एग्जाम्पल सेट किया जाए, ये बताने के लिए कि आज इस देश में सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। हमें इन तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना है और बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इन चीज़ों पे बोलने के लिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन इश्यूज़ पे हम बोलते रहें। जेएनयू के स्टूडेंट्स एटलीस्ट मुझे लगता है इस इश्यूज़ पे बोलते रहे हैं। कल रात में भी हम साथी शर्जील के लिए और तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एक मार्च कर रहे थे और इस तरह के मार्च, इस तरह के प्रोटेस्ट कॉल मुझे लगता है पूरे देश भर में होना चाहिए, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि ये मुद्दा, क्योंकि बहुत लोग इस मुद्दे को इस तरह से भी देखते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है, क्योंकि साथी शर्जील, साथी उमर मुसलमान है तो सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है। मैं इस बात को भी वापस से कह देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, तमाम उन लोगों का मुद्दा है जो इस बात को समझ सकते हैं कि आज उन लोगों ने सवाल उठाए हैं इसलिए वो पनिशमेंट को झेल रहे हैं। कल किसी और को सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ेगी तो जब वो लोग सवाल उठाएंगे तो ये सरकार उनको भी जेल में डाल देगी। तो ये मुद्दा हम सबका है, ये साझा मुद्दा है, साझा मसला है और इस पर एक साझी लड़ाई लड़ने की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कितना भी हम तर्क दें, लॉजिक दें, फैक्ट्स दें, वो सब नाकाम हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को नहीं मालूम है ये सारे फैक्ट्स। खुद ही जुडिशरी एक दिन कुछ कहती है, दूसरे दिन कुछ और कह रही है कि लेंथ जो है आपका, जो कितने पीरियड के लिए आप इनकासरेटेड हैं, अगर वो क्राइम बड़ा हीनस है तो फिर वो लेंथ बढ़ाया जा सकता है, और अगले दिन कुछ बिल्कुल उसके उल्टा कहती है। बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बचपन में एलिस इन वंडरलैंड, ट्रायल ऑफ द नेव ऑफ हार्ट्स, कि आपको तय करना है कि गिल्टी है किसी हालत में। तो जितने भी तर्क दिए गए हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था, लेकिन कंक्लूजन आपको वही चाहिए। आई होप इट विल नॉट बी लाइक दैट। अभी भी हम लोग को थोड़ी सी उम्मीद रहती है, लेकिन हर बार जब इस तरह की बातें आती हैं फ्रॉम दोज जिनको हमें हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो दिल थोड़ा बैठ जाता है और ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के तो जो कम बात करें तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स नफ़रत कूट कूट के उनके स्पीचेस में भरा है, हर काम में भरा हुआ है। और लिबर्टी मतलब आपके बोलने की आज़ादी, डिसेंट करने की आज़ादी भी क्रश हो रही है। और इक्वालिटी पे मैं बात करना चाहती थी, कम से कम जुडिशरी को देखना चाहिए कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। लेकिन आपकी तरफ से जहाँ पे आप देखेंगे कि इसी इंसिडेंट में जिन्होंने दंगों का कॉल दिया, आई मीन एक्चुअली गोली मारो का कॉल दिया, तो वो बात, उस बात पे कुछ भी उनको नहीं किया गया, वो मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं। और अगर किसी जज ने हिम्मत करके कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, इनका वीडियो देखिए, तो उस जज का तबादला कर दिया गया ओवरनाइट। तो ये सब तो पॉलिटिकल लीडरशिप की इंटरवेंशन की वजह से हो ही रहा है। और साथ साथ आप देखेंगे कि अगर चाहे राम रहीम हो या जितने और केसेस आ रहे हैं, उनको कन्विक्शन के बाद, यहाँ तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, कन्विक्शन के बाद इन हीनस रेप एंड मर्डर, उसके बाद भी इनको
हज़ारों दिन का पैरोल मिलता है, हज़ारों दिन का। जब चाहे 1 महीने के लिए पैरोल मिल जाता है, जाके फिर पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं ये लोग। बिल्किस के मामले में जितने हीनस क्राइम हो, क्या वो टेररिस्ट एक्ट नहीं था? किस तरह से उनकी फैमिली को वाइप आउट किया, छोटी छोटी बच्चियों को वाइप आउट किया, रेप, मैस रेप किया और कन्विक्ट हो गए। उसके बाद कहते हैं इनको हम इंडिपेंडेंस डे पे हम इनको रिहा कर देते हैं फॉर गुड कॉन्डक्ट। और पहले कितनी बार पैरोल मिल चुका था। साईं बाबा को एक बार भी नहीं मिला, प्रोफेसर साईं बाबा को 10 साल ऐसी 90% डिसेबल्ड को अंदर रखा आपने। पूरा केस झूठा था और एंड में साफ हो गया कि पूरा केस उसमें कोई बुनियाद थी नहीं। और उनको 1 दिन का पैरोल अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए भी नहीं मिला, 1 दिन का भी नहीं मिला। तो ये हमारे देश के हालात हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है हमें। और भी बहुत सारे केसेस हैं, बाबू बजरंगी हैं, अभी अखलाक के केस में कैसे कोशिश कर रहे थे, लेकिन पब्लिक आउटक्राई की वजह से अभी उनको वो केसेस बंद नहीं किए गए जो हत्यारे थे अखलाक के। तो ये क्या टेरर एक्ट नहीं है कोई? क्या टेरर क्या उसकी रिलीजन देख के तय होगा कि वो कौन है? जो कर रहे हैं उसकी रिलीजन देखी जाएगी, जिनके साथ हो रहा है उनकी रिलीजन देखी जाएगी? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है? इक्वालिटी कहाँ गई? ये कहीं नहीं लिखा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना हमारे धर्म में लिखा है। साफ कर दूँ, ये अधर्मी है, महापापी हैं जो कर रहे हैं। दूसरा जो उसके खिलाफ जो आप जुल्म करते हैं, तो आप ईश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये गीता में हर जगह लिखा है। ये लोग तो सबसे जो डीमंस का एग्जाम्पल दिया जाता है हमारी माइथोलॉजी में कि ये डिमोनिक प्रवृत्ति के हैं, ये इनके दुम लग्गू बन गए हैं। वो समझ नहीं रहे हैं, जनता समझ नहीं रही इस बात को, ब्रेन वॉश हो रही है। और हमने ये देखा है, पहले भी देखा है, ये इस सरकार के साथ नहीं शुरू हुआ है। आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, 84 का एग्जाम्पल भी था, हमने सब ने देखा क्या हुआ था। और लोग उस टाइम पे भी पागल हो गए थे, अच्छा हुआ है कह रहे थे। तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम मॉन्स्टर्स बन सकते हैं, हम दूसरे की ह्यूमैनिटी ख़त्म कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल जस्टिफाई कर सकते हैं। पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है? तो जिस तरह से इजराइल की जनता को ब्रेन वॉश किया गया ओवर द ईयर्स, तो हमारी हिंदुस्तान की जनता को भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स कि क्या क्या वो, चाहे वो वेपन्स के मामले में या ड्रोन्स के मामले में या बार्ब्ड वायर के मामले में या डेमोलिशन के मामले में, इजराइल से बहुत कुछ सीख रहे हैं कि ऐसे करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक ये जो अलायंसेस चल रही हैं पूरी दुनिया में, ये इसका नतीजा भी हैं। फिर भी मैं मानती हूँ, और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शर्जील और उमर और बाकी सारे साथी, खालिद सैफ़ी, ताहिर हुसैन, हमारे भीमा कोरेगांव के अभी वकील साहब हमारे, उनको भी अंदर डाल दिया। वकीलों को बहुत होशियार रहना पड़ता है। गार्डलिंग साहब अभी अंदर हैं, हैनी बाबू अभी भी बाहर निकले। कितनी पाबंदियां इनके ऊपर लगा दी, पूरी आज़ादी इनकी छीनी हुई है, बाहर भी एक तरह से जेल में ही हैं वो। लेकिन इस सब के बावजूद उनका हौसला बुलंद है। मैं सलाम करती हूँ शर्जील के परिवार को, उमर के परिवार को। हौसला बुलंद है, लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी नहीं खोई, अपनी मानसिक आज़ादी नहीं खोई है, उनकी विचार की आज़ादी नहीं खोई है। वो सच बोलने के लिए तैयार हैं अभी भी। कई ऐसे भी हैं साथी, शायद मजबूरी में, जिन्होंने फिर सरकार की तारीफ़ें करना शुरू कर दिया, उनको छोड़ दिया है। यू माइट नो द एग्जाम्पल्स। कश्मीर में एक आध पुराने हमारे साथी थे, हो सकता है किसी मजबूरी में किया हो। लेकिन इन लोगों ने योद्धाओं की तरह ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए, हमारी ज़मीर के लिए, हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर रह के भी। जैसे जानकी नायर जो इनकी टीचर हैं JNU में, आर्टिकल लिखा था बहुत अच्छा इनकी ब्रिलियंस के बारे में और इनके स्पिरिट के बारे में। और वो कहती हैं एंड में एक महमूद दरवेश के पोएम को कोट करते हुए, जिसमें वो गार्ड जो खड़ा होता है प्रिजन सेल में कहता है कि भाई तो ये कैसे आया, ये हवा कैसे आई, ये पानी कैसे आया, सूरज कैसे आया? तो कहते क्योंकि मैं इधर से लाया उधर से लाया। मतलब वो पूरी पोएम आपको पढ़नी चाहिए दोबारा से। और एंड में जब वो कहते हैं कि फ्रीडम कहाँ से आई तुम्हें, वो बंदी को कहते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ से आई है फ्रीडम। तो फिर वो अल्टीमेटली गार्ड रो पड़ता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे भी मेरी फ्रीडम दिलवा दो, मुझे भी फ्रीडम दिलवा दो। और हम सब जो बाहर हैं, आप देखेंगे आसपास के भी लोग कि किस तरह से हम लोग अपने आप को मेंटली इंस्लेव कर रहे हैं, अपना मुंह बंद रख रहे हैं, डर के मारे लाइक भी नहीं कर रहे हैं किसी पोस्ट को
यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, पूरी बर्बादी छाई हुई है वहाँ पे, फिर भी लोग बाय एंड लार्ज चुप रह रहे हैं। तो हम अपने आप को प्रिजनर बना रहे हैं, हम अपनी मौत के पहले ही मर चुके हैं, और जो हमारे लिए लड़ रहे हैं वो जेल की सलाखों में बंद है। तो हमको उनसे लेसन सीखना है। अभी भी हमको लीड कर रहे हैं अंदर से, और उनके परिवार हमको लीड कर रहे हैं, और हम सबको अपना करेज, क्योंकि माया अंजुलू ने कहा था कि आपके कोई भी वैल्यूज़ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जब तक आप में करेज ना हो। इसीलिए इनसे डरते हैं, क्योंकि ये करेजस लोग हैं, ये लीडर्स बन सकते हैं, ये इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी दे सकते हैं, इसीलिए ये पीछे हैं। आप चाहते हैं कि आप इस देश को गुलाम बना दें फिर से। आप चाहते हैं कि आप जिनके साथ आपने अलायंसेस किए हैं ग्लोबली, और आपके जो छुटपुट जो एजेंट्स हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट, इनको पूरे देश की पूंजी पकड़ा दो, चाहे जंगल हो या ज़मीन हो या पानी हो या मिनरल्स हो, सब कुछ पकड़ा दो। उसके लिए आदिवासियों को ख़त्म करो, जो आवाज़ उठाए उसको ख़त्म करो, और माइनॉरिटीज़ को टारगेट इसलिए करो कि जैसे हिटलर ने देखा था कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट पावर, नफरत। दी अदर, कोई जो अगर मुसलमान नहीं होते तो इन्वेंट किए जाते, उनको दुश्मन, किसी को दुश्मन बनाना ज़रूरी है। तो दी अदर को आप दुश्मन बना के आप लोगों को की आंखों पे पट्टी बांध सकते हैं, आप आपस में लड़वा के आप अपनी लूट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और हमारी ये लगातार कोशिश रहेगी। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं होता है। आज हम कुछ बीज बोते हैं तो पेड़ उगने में टाइम लगता है, लेकिन आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स हमसे सवाल करेंगे कि आप क्या कर रहे थे। अपनी ज़मीर को हमें साफ रखना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेस्ट करना है, ऐसी सभाओं में भी आना है, और जहाँ भी हो सकता है बात रखनी अपनी। और कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि ये जो हालात हैं ये बदलेंगे, रिहाई भी मिलेगी, और हमारे समाज में भी परिवर्तन आएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।